25 अप्रैल 1982 ये वो दिन था जब से भारत में टीवी की दुनिया कलरफुल हो गई। उस समय भारत के लोगों के लिए टीवी अफोर्ड करना ही काफी मुश्किल था। बावजूद इसके रंगीन टीवी को लोग दोगुने कीमत में खरीदना चाहते थे। हालांकि उस समय कलर टीवी को विदेशों से इंपोर्ट किया जाता था। तब वीडियोकॉन ने टीवी मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में एंट्री की और मेड इन इंडिया कलर टीवी बनाने वाली पहली कंपनी बन गई। 90 के दशक आते आते हर घर में वीडियोकॉन ब्रांड के टेलीविजन, फिर उसके बाद रेफ्रिजरेटर और फिर उसके बाद वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी वीडियोकॉन का ठप्पा लग गया। धीरे धीरे वीडियोकॉन ने टेलीकॉम, ऑयल और पावर सेक्टर में भी अपना हाथ आजमाया। लेकिन अफसोस, यहाँ से वीडियोकॉन के बुरे दिन शुरू हो गए और साल 2012 के 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के बाद वीडियोकॉन के फाउंडर वेणुगोपाल धूत ने 20 अलग अलग बैंकों से करोड़ों का लोन लिया था और ये लोन भी एक नए स्कैम का हिस्सा बना। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वीडियोकॉन के साथ ही उन्हें इतने बैंकों से लोन लेने की जरूरत पड़ गई? क्या ये लोन इलीगल थे? क्या था ये पूरा स्कैम? कैसे हुआ इस फ्रॉड का खुलासा? पूरी बात जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस स्कैम को अच्छे से समझने के लिए वीडियो के साथ बने रहिएगा लास्ट तक। वीडियोकॉन हिस्ट्री। दोस्तों, 80 के दशक में जब भारत में रंगीन टीवी का दौर शुरू हुआ था, तब चीनी और कपास मिल के मालिक नंदलाल माधवलाल धूत ने अपने तीनों बेटे वेणुगोपाल, राजकुमार और प्रदीप कुमार के साथ मिलकर साल 1984 में वीडियोकॉन का अधिगम ट्रेडिंग कंपनी के नाम से शुरुआत किया। टीवी मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में एंट्री करने के बाद साल 1986 में ये अधिगम ट्रेडिंग कंपनी मेड इन इंडिया कलर टीवी बनाने वाली पहली कंपनी बन गई। उस समय कोई तगड़ा भारतीय कॉम्पिटिटर नहीं होने से कुछ ही समय में ये कंपनी ब्लैक एंड व्हाइट और रंगीन टीवी का काफी बड़ा ब्रांड बन गया और फिर साल 1991 में अधिगम ट्रेडिंग का नाम चेंज करके वीडियोकॉन इंटरनेशनल कंपनी रखा गया। इसी दौरान कंपनी ने कई होम अप्लायंसेस, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी और कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अपने हाथ आजमाए। कुछ ही साल में वीडियोकॉन इतना बड़ा ब्रांड बन गया कि वीडियोकॉन के इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ वीडियोकॉन के नाम से ही सेल होने लगे थे और कंपनी के शेयर्स लगातार बढ़ते जा रहे थे। वीडियोकॉन एक्सपेंशन। तब एक दशक के अंदर ही वीडियोकॉन कंपनी को वेणुगोपाल धूत ने अपने हाथों में ले लिया और मल्टी ब्रांड स्ट्रेटजी के साथ सेल्स और सर्विस देते हुए उन्होंने वीडियोकॉन को भारत के घर घर तक पहुंचा दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेस के बिजनेस में सक्सेस होने के बाद वेणुगोपाल ने ऑयल और गैस सेक्टर में भी अपनी इन्वॉल्वमेंट की। इसके लिए कई बैंकों से लोन लेकर वीडियोकॉन यहाँ भी सक्सेस हो गए। वेणुगोपाल धूत विचारों से काफी ज्यादा एम्बिशियस थे, इसीलिए उन्होंने टाटा और अंबानी की तरह ही हर सेक्टर में इन्वॉल्व होने के लिए कई अलग अलग फील्ड में भी एक्सपेंशन करना शुरू किया, जिसमें पावर, इंश्योरेंस, गैस मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल मार्केट, D2H, मोबाइल फोन के साथ ही साथ टेलीकॉम में भी एंट्री की। इसी दौरान वीडियोकॉन ने लोन लेकर कई कंपनी को भी अक्वायर किया, जिसमें नेक्स्ट रिटेल इंडिया, प्लैनेट एम, इलेक्ट्रोलक्स रिटेल इंडिया जैसी कई बड़ी कंपनी शामिल हैं। कंपनी अच्छा ग्रो कर रही थी। इसका साल 2008 तक लगभग 855 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि रेवेन्यू लगभग 9,753 करोड़ का था। इसीलिए वीडियोकॉन ने साल 2008 में IPL के पुणे की टीम को खरीदने के लिए ट्राई किया, लेकिन यहाँ उनकी नहीं चल पाई। वीडियोकॉन लॉस्ट टाइम। दोस्तों, बता दें कि जब भारत में कीपैड मोबाइल का दौर था, तब वीडियोकॉन भी बेसिक फीचर्स के साथ कम रेंज वाले मोबाइल को मार्केट में लेकर आया, जिसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे मोबाइल स्मार्ट होते चले गए, धूत की वीडियोकॉन ने भी कीपैड से स्मार्टफोन में एंट्री की। पर अफसोस, धूत की छवि यहाँ से धूल में मिलती चली गई। तो आइए अब समझते हैं वीडियोकॉन के साथ ये नौबत कैसे आई। दोस्तों, स्मार्टफोन आने से मार्केट में मोबाइल फोन कंपनियों के बीच में भी जबरदस्त कंपटीशन भी बढ़ गया। तब वीडियोकॉन ने भी स्मार्टफोन के कुछ मॉडल्स को मार्केट में उतारा, लेकिन इनके स्मार्टफोन वीडियोकॉन के बाकी प्रोडक्ट्स की तरह लोगों को पसंद नहीं आए और फिर स्मार्टफोन के इस मार्केट से वीडियोकॉन को साल 2011 में लगभग 600 करोड़ का लॉस उठाना पड़ा। इसके बाद साल 2012 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए गए लाइसेंस में 21 लाइसेंस वीडियोकॉन के भी रद्द हुए थे। इससे भी वीडियोकॉन को काफी बड़ा लॉस हुआ। वहीं दूसरी तरफ साल 2013 के बाद ऑयल का बिजनेस भी घटने लगा था, क्योंकि उस समय क्रूड का प्राइस लगातार कम हो रहा था। जिस होम अप्लायंसेस के साथ वीडियोकॉन ने शुरुआत की थी, वहाँ भी सोनी, LG और सैमसंग जैसी बड़ी ब्रांड की कंपनियों ने अपनी जगह बना ली थी। इसीलिए यहाँ भी वीडियोकॉन की मोनोपोली पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। इस तरह साल 2010 के बाद वीडियोकॉन के साथ सिचुएशन ऐसी होती चली गई कि कंपनी को अपने सभी एक्सपेंशंस को मिला के भी प्रॉफिट कम और लॉस ज्यादा हो रहे थे। इसके अलावा कंपनी ने कई बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए बैंकों से बड़ा कर्ज भी उठाया था, जिसे चुका पाना अब मुश्किल था। इसीलिए
वीडियोकॉन को अपने कुछ सेक्टर से प्रॉफिट तो थे, लेकिन इन प्रॉफिट्स के बावजूद कंपनी अपने डेट को कंट्रोल करने में सफल नहीं हो सकी। यहाँ तक कि वीडियोकॉन ने अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कुछ कंपनियों और एसेट्स को भी सेल किया, जिसमें से अपने D2H के बिजनेस को डिश टीवी को बेच दिया, गैस कंपनी की कुछ ओनरशिप को बेच दिया और अपने टेलीकॉम के पूरे बिजनेस को एयरटेल को सेल कर दिया। फिर भी वीडियोकॉन का डेट कम नहीं हो सका, क्योंकि उन्होंने एक नहीं बल्कि 20 बैंकों से काफी ज्यादा लोन उठा लिया था। लेकिन इस पूरे लोन प्रोसेस के पीछे भी एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धूत ने इलीगल तरीके से बैंकों से लोन लिया और कैसे हुआ इस स्कैम का खुलासा। दोस्तों, ये स्कैम है वीडियोकॉन के 85,000 करोड़ का स्कैम, जिसके लिए वीडियोकॉन ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लंदन, इंडिया के 20 बैंक कंसोर्टियम और इंडिविजुअल फाइनेंसर से लोन लेकर उसकी हेराफेरी की। सबसे पहले वीडियोकॉन ने ब्राजील, इंडोनेशिया, मोजाम्बिक में ऑयल एक्सप्लोरेशन करने की बात रखते हुए SCB यानी कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से $1,616 मिलियन का लोन लिया। इस लोन के लीज पर मोजाम्बिक के कुछ ऑयल ब्लॉक्स को SCB के पास गिरवी रख दिया। फिर फरवरी 2013 में वीडियोकॉन ने 20 बैंक कंसोर्टियम को $530 मिलियन बैंक लोन के लिए अप्रोच किया, जिसमें लीडर बैंक SBI के साथ ICICI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे कई बड़े बैंक शामिल थे। वीडियोकॉन ने 20 बैंकों से ये लोन SCB से अपने ऑयल ब्लॉक्स को छुपाने के लिए लिया, लेकिन वीडियोकॉन को इन 20 बैंकों से फिलहाल $400 मिलियन मिल पाया, जहां फिर से मोजाम्बिक के ऑयल ब्लॉक्स को ही लीज पर दिया जाता है। इसके 10 महीने बाद दिसंबर 2013 में वीडियोकॉन ने फिर से इन 20 बैंक कंसोर्टियम से $705 मिलियन लोन लिया और फाइनली अपने मोजाम्बिक के ऑयल ब्लॉक को SCB से छुड़ा लिया और इन 20 बैंकों के कंसोर्टियम को दे दिया। लेकिन बैंक रूल्स के अकॉर्डिंग ये ऑयल ब्लॉक्स SCB से छूटने के बाद इन 20 बैंकों के पास जाने चाहिए थे, पर ये होता नहीं है। ये ऑयल ब्लॉक ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के पास चली जाती है। ONGC के पास जाने के बाद भी इन ऑयल ब्लॉक से बनने वाले पैसे इन 20 बैंकों के पास जाने थे, लेकिन ये पैसे जाते हैं वीडियोकॉन के अकाउंट में। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि इस सारे प्रोसेस के दौरान इन 20 बैंकों में से किसी भी बैंक ने आवाज नहीं उठाई और सारा स्कैम साइलेंटली चलता रहा। ICICI वीडियोकॉन स्कैम। फिर अचानक से साल 2016 में विशल ब्लोवर अरविंद गुप्ता का एक लेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचता है, जिसमें ICICI, जो इन 20 बैंक कंसोर्टियम में से एक था, के पूर्व MD और CEO चंदा कोचर पर लेन देन का आरोप लगाया जाता था। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार अरविंद गुप्ता ने PM नरेंद्र मोदी को अपने पत्र में कहा था कि ICICI बैंक लुक्स लाइक अ 1-person शो आउट ऑफ द 9 कमिटीज दे हैव। चंदा कोचर इज प्रेजेंट ऑन 6 ऑफ देम। देयर वर्क कल्चर नीड्स टू बी एग्जामिन्ड। यानी ICICI बैंक एक व्यक्ति के शो की तरह है। उसकी 9 कमेटी में से 6 में चंदा कोचर मौजूद है। उनके काम की जांच करने की जरूरत है। इस लेटर को पढ़ने के बाद PM मोदी ने इस पूरे मामले की जांच CBI को सौंप दी। CBI द्वारा मामले की जांच के बाद ICICI वीडियोकॉन के 3,250 करोड़ रुपए लोन फ्रॉड के मामले सामने आए, जिसके लिए ICICI बैंक का पूर्व MD और CEO चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत के खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया, जिसमें सेक्शन 409 रिलेटिंग टू क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट ऑफ IPC एंड अदर चार्जेस अंडर द IPC इंक्लूडेड 420 यानी 420 चीटिंग एंड 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन एडिशन टू ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट शामिल है। दोस्तों, दरअसल CBI ने अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि साल 2008 में वेणुगोपाल धूत और दीपक कोचर ने रिन्यूएबल एनर्जी बेस NU पावर कंपनी बनाई, जिसमें दोनों के 50% शेयर थे। फिर साल 2009 में जब चंदा कोचर से धूत को लोन मिलने लगे, तब धूत ने NU पावर के अपने पूरे 50% शेयर मात्र 2.5 लाख रुपए में दीपक कोचर को बेच दिए। लेकिन साल 2010 में ही NU पावर की हालत खस्ता हो गई और यहाँ एक बार फिर से धूत दूध बनकर आ गए। फिर उन्होंने 64 करोड़ के साथ ही NU पावर के 95% शेयर को खरीद लिया। फिर धूत ने इस NU पावर को अपने एक एसोसिएट, जो वीडियोकॉन सुप्रीम एनर्जी को डील करता था, उसे बेच दिया। फिर दीपक कोचर ने, जो चंदा कोचर के पति हैं, उन्होंने एक बार फिर से उस एसोसिएट से NU पावर और सुप्रीम एनर्जी को मात्र 9 लाख रुपए में खरीद लिया। इस तरह धूत ने स्कैम के साथ दीपक कोचर की मदद करते हुए ICICI का लोन चुकाया और बाकी 19 बैंकों की जांच तो अभी भी बाकी है, क्योंकि मामला तो 85,000 करोड़ का है। बैंक्रप्सी कंडीशन।
दोस्तों अब आपको बता दें कि साल 2018 आते आते वीडियोकॉन के बैंकरप्सी का मामला NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल तक पहुंच गया, जहां वीडियोकॉन ग्रुप की सभी कंपनियां और टेलीकम्युनिकेशंस के खिलाफ दावों में टोटल 85,000 करोड़ रुपए लॉस बताया गया, जिसकी वजह से NCLT ने वीडियोकॉन को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया, जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा बैंकरप्सी केस बन गया। तो दोस्तों वीडियोकॉन को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और वीडियो के साथ अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए दीप शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।